हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा के यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षाओं में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कला के साक्ष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो कला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनका अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में हड़प्पा का अध्ययन किया था। हड़प्पा के बारे में, उसकी खुदाई के बारे में तथा वहाँ से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में, कला के साक्ष्यों के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम दूसरे स्थान मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों काफ़ी प्रमुख स्थान हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, जहाँ पर ढेर सारे मृत हों, उनका ढेर हो, तो मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है मृतकों का टीला। अगली चीज़ देखेंगे कि यह स्थित कहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं, जिसमें से मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। प्रांत पूछा जाए तो सिंध बताएंगे और जिला पूछा जाए तो लरकाना जिला। कहाँ पर स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है और लरकाना जिले में स्थित है। सिंध प्रांत के अंतर्गत लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब किस किनारे पर स्थित है यह भी पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से विगत वर्षों की कला की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है या किस तरफ के तट पर स्थित है। तो दाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे इसको, दाएं तट पर स्थित है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के खोज की। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी खोज कब हुई थी, 1922 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की खुदाई जो करवाई गई थी, जितने भी स्थान होते हैं जो पुरातत्व से संबंधित होते हैं, उस स्थान की खुदाई करवाने वाले को ही उस स्थान का खोजकर्ता माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? राखालदास बनर्जी ने करवाई थी। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। और उसी समय मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में हुई। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं कि इसकी खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न जो बनेगा, इसकी खोज किसने की या इसकी खुदाई किसने करवाई? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो राखालदास बनर्जी ने करवाई। आगे ये भी पूछा जा सकता है, अगर राखालदास बनर्जी नहीं दिया गया है तब हम किसको लगाएंगे? जॉन मार्शल को लगाएंगे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही इसकी खुदाई हुई थी, तो हम जॉन मार्शल को भी लगाएंगे अगर राखालदास बनर्जी विकल्प में नहीं है तो। अगर विकल्प में राखालदास बनर्जी है तो हम राखालदास बनर्जी को लगाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था, इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। उस समय के वो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। नया नया इसका गठन हुआ था, औपचारिक गठन हुआ था, और उस समय पहला महानिदेशक जॉन मार्शल को ही बनाया गया था। आगे बात करते हैं नगर योजना की। तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर दो टीलों पर बने थे। ऐसे ही मोहनजोदड़ो भी दो टीलों पर बना हुआ था। तो देखेंगे कि यह नगर दो टीलों पर बना था। पूर्व का टीला अपेक्षाकृत नीचे था या निचला टीला था, जो सामान्य लोगों का निवास स्थान था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर प्रायः दो टीलों पर बने होते। वैसे सभी नगर दो टीलों पर नहीं बने होते थे, पर प्रायः जो नगर थे वो दो टीलों पर बने होते थे। कुछ ऐसे भी नगर हैं जो एक टीले पर बने हैं, या कुछ ऐसे भी नगर हैं जो तीन टीलों पर बने हुए हैं। पर प्रायः की बात हो रही है कि सामान्यतः दो टीलों पर बने होते थे, जिसमें से एक निचला टीला होता था और दूसरा ऊपरी टीला या दुर्गीकृत टीला होता था। निचला टीला जो होता था वो पूर्वी टीला होता था और पश्चिमी टीला ऊंचा होता था अपेक्षाकृत और दुर्गीकृत होता था।
तो देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की बात करें तो पूर्व का टीला अपेक्षाकृत नीचे था और यहाँ सामान्य लोगों का निवास स्थान था, जबकि पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा था, दुर्गीकृत था और यहाँ पर वे लोग रहते थे जो शहर के मुख्य लोग होते थे, प्रमुख लोग होते थे, वह रहते थे। इसको देखेंगे, यह नगर दो टीलों पर बना था। पूर्व का टीला अपेक्षाकृत नीचे, जो सामान्य लोगों का निवास स्थान था। पूर्व के टीले पर सामान्य लोग रहते थे और यह अपेक्षाकृत नीचे था, जबकि पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा और दुर्गीकृत था। पश्चिमी टीला क्या था? अपेक्षाकृत ऊंचा था और दुर्गीकृत था या दुर्ग टीला था, और इसकी बनावट भी विशेष थी। दुर्गीकृत टीला जो था, इसकी बनावट विशेष थी, सभी से भिन्न थी, अलग थी, विशेष थी। देखा जाए तो जितने भी स्थानों की खुदाई हुई है या ज्ञात स्थान है हड़प्पा सभ्यता के, उनमें सभी से भिन्न थी। जो दुर्गीकृत टीला था मोहनजोदड़ो का, उसकी जो बनावट थी, उसकी जो संरचना थी, वो लगभग सभी से भिन्न थी या विशेष थी। यहाँ से कई सार्वजनिक इमारतों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब विशेषता जो थी वो यही थी कि यहाँ से कई सार्वजनिक इमारतों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब सार्वजनिक क्या होते हैं? जहाँ पर सभी लोगों का कार्य होता हो, उन स्थानों को सार्वजनिक स्थान कहते हैं। जैसे सब्जी मंडी हो गया, वहाँ पर सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं, सभी लोगों का एक समान अधिकार होता है, तो उसको कहेंगे कि सामाजिक स्थान हो गया वो। या कोर्ट हो गया, कोर्ट में भी सभी लोगों का कार्य होता है, सभी लोगों के लिए इंसाफ होता है, तो कोर्ट जो हो गया वो भी एक सार्वजनिक स्थान हो गया, सार्वजनिक इमारत हो गई। तो उसी को समझेंगे कि यहाँ की जो विशेषता थी वो यही थी कि यहाँ से कई सार्वजनिक इमारतों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस नगर की विशालता एवं विकसित स्वरूप को देखते हुए इसे राजधानी नगर कहा गया है। ध्यान देंगे, इसको पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में राजधानी नगर किस नगर को कहा जाता है या किस स्थान को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को राजधानी नगर कहा जाता था। वैसे यहाँ पर दो राजधानियाँ थीं, दोनों को राजधानी नगर माना जाता है, हड़प्पा को भी और मोहनजोदड़ो को भी, लेकिन एक चुनना हो तो मोहनजोदड़ो। पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में राजधानी नगर कौन कौन से थे? तो वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर पूछा जाए कि जुड़वा नगर कौन कौन से थे, यह भी प्रश्न बनता है और पूछा गया कई बार, तो ध्यान देंगे कि अगर पूछा जाए कि जुड़वा नगर कौन कौन से थे, तो चनहूदड़ो और मोहनजोदड़ो, ये दोनों जुड़वा नगर थे। इन दोनों में मोहनजोदड़ो आता है, लेकिन राजधानी पूछा जाएगा तो हड़प्पा आएगा मोहनजोदड़ो के साथ, और अगर जुड़वा नगर पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो के साथ चनहूदड़ो आएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। यह नगर दो टीलों पर बना है। पूर्व का टीला अपेक्षाकृत नीचे, जो सामान्य लोगों का निवास स्थान था, जबकि पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा और दुर्गीकृत था, और इसकी बनावट भी विशेष थी। और विशेषता क्या थी? यहाँ पर कई सार्वजनिक इमारतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस नगर की विशालता और विकसित रूप को देखते हुए या इस विशेषता को देखते हुए इसको राजधानी नगर कहा जाता है। दो राजधानी नगर, इसके साथ एक हड़प्पा हो गया, और अगर जुड़वा नगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो के साथ चनहूदड़ो। अब देखेंगे यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख साक्ष्यों को, जहाँ से हमें इस स्थान की कला के बारे में ज्ञान मिलता है, कला के बारे में जानकारी मिलती है। उन प्रमुख साक्ष्यों को हम जानेंगे। यहाँ से कला के कई रूपों की जानकारी मिलती है, जैसे स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, तो कई तरह के कला के प्रकारों की जानकारी मिलती है हमको। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रमुख प्रमुख साक्ष्यों को देखेंगे, जिन साक्ष्यों से हमें कला के बारे में, उस समय की कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कला के जो प्रमुख साक्ष्य हैं, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे स्नानागार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी को केंद्र मानकर सारे स्थानों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्नानागार के बारे में। स्नानागार यह मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले के केंद्र में स्थित था। ध्यान देंगे, दो टीले थे, पूर्वी टीला, निचला टीला, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। पश्चिमी टीला जो कि दुर्गीकृत था, उसी के केंद्र में, ध्यान देंगे कि दुर्गीकृत टीला जो था, दुर्ग टीला था, उसके केंद्र में स्थित था स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध निर्माण है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान देंगे कि ये मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध निर्माण है। इसके वर्णन को समझेंगे, इसमें कुछ समझाना नहीं है, आप इनको देखेंगे कि जलाशय का फर्श जो था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। उस समय पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, पक्की ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता को
पकी ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था, तो वहाँ पर पकी ईंटों का भी प्रयोग होता था। जलाशय में अगर पूछा जाए कि जलाशय में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। जलाशय का फर्श जो है वो पकी ईंटों से बना है। फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जिप्सम से हुई है। ध्यान देंगे, इसको पूछा गया है प्रश्न कि जलाशय के फर्श की या जलाशय की दीवार की जुड़ाई किस पदार्थ से हुई है, तो जिप्सम से हुई है। ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी। ध्यान देंगे इसको कि ये सभ्यता काफ़ी विकसित थी, तो यहाँ पर आपको जिप्सम की जुड़ाई के प्रमाण मिल जाते हैं। और साथ ही साथ बाहरी दीवार पर जलरोधी बिटुमन का 1 इंच मोटा प्लास्टर लगाया गया था। जल को संभालने के लिए जलाशय की बाहरी दीवार पर जलरोधी, जिसे वाटरप्रूफ कहेंगे, जलरोधी बिटुमन का 1 इंच का मोटा प्लास्टर लगाया गया था। पूछा जाता है कि जलरोधी बनाने के लिए जलाशय को उसमें किस चीज़ का प्लास्टर लगाया गया था, तो बिटुमन का प्लास्टर लगाया गया था। कितना मोटा लगाया गया था, तो 1 इंच मोटा प्लास्टर लगाया गया था। आगे देखेंगे, तालाब में प्रवेश करने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हैं। उस तालाब में जो जलाशय है, जलाशय में प्रवेश करने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। अभी प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जलाशय में उतरने के लिए किस तरफ से सीढ़ियां बनी हैं, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से। तो क्या सही होगा, उत्तर से भी बनी है और दक्षिण से भी बनी है। स्नानागार में पानी का स्रोत उसके समीप बना हुआ कुआं था। यहाँ पर कुआं नहीं टाइप हुआ है, तो इसको आप ध्यान देंगे कि स्नानागार में पानी का जो मुख्य स्रोत था या पानी जहाँ से आता था उसमें, वो था एक कुआं जो उसके समीप ही बना हुआ था। उसी कुएं से उस जलाशय में या उस स्नानागार में पानी डाला जाता था। जलाशय से पानी निकालने के लिए एक नाली बनी हुई थी। अब जलाशय में अगर पानी भरा जाएगा तो बाद में निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जलाशय से पानी निकालने के लिए, गंदे पानी के निकास के लिए वहाँ पर एक नाली बनी हुई थी। यह स्नानागार एक सामूहिक स्नान प्रबंध की ओर संकेत करता है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि इतने बड़े जलाशय के बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि एक साथ कई लोग या एक ही जगह पर कई लोग स्नान कर लें। तो ये जो था एक सामूहिक प्रबंध था, एक एक व्यक्ति के लिए नहीं था। ये एक सामूहिक प्रबंध था, सभी लोगों के लिए था कि जो भी चाहे वहाँ पर स्नान कर सकता है। तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा और बृहद आकार दिया गया। इसके बारे में जॉन मार्शल ने कहा था कि यह तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। अब ये कोटेशन दे के, ये लाइन दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने कहा था। तो स्नानागार के बारे में, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल ने कहा था, जो उस समय के महानिदेशक थे। उन्होंने कहा था कि यह तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। यह तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे कि जॉन मार्शल ने क्या कहा था, यह तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। आगे इसकी लंबाई चौड़ाई हम जान लेंगे, इसकी माप को जानेंगे क्योंकि इसकी माप से भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे इसको कि यह स्नानागार उत्तर दक्षिण में, उत्तर से लेकर दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो 55 मीटर है। ध्यान देंगे, स्नानागार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 55 मीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 33 मीटर है। और यह एक खुले प्रांगण के बीच में बना हुआ है। खुला प्रांगण है, कोई छत नहीं है, जो आंगन है, जो स्थान है वो खुला हुआ है। ध्यान देंगे इसको, उस पर कोई छत नहीं है। तो स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 55 मीटर और पूर्व से पश्चिम तक 33 मीटर है। और प्रांगण के बीच में बना जो जलाशय है, पूरा जलाशय ही तो केवल होता नहीं है, जलाशय के अगल बगल की जो जगह होती है पूरा मिलाकर स्नानागार होता है। तो स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 55 मीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 33 मीटर है। और सिर्फ जलाशय की बात करें तो जलाशय की लंबाई 39 फीट। अब इसको अगर मीटर में जानना हो तो 11.88 मीटर, 39 फीट लंबाई है जलाशय की। जो बीच में जलाशय बना हुआ है जिसमें जल प्रबंध होता था, उसकी लंबाई 39 फीट है। अब इसको मीटर में कहेंगे तो 11.88 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 23 फीट है। मीटर की बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ाई हो गई। चौड़ाई 23 फीट और मीटर में कहेंगे तो 7.01 मीटर। और गहराई की बात करें तो 8 फीट। फीट में बात करेंगे तो 8 फीट और मीटर में बात करेंगे तो 2.43 मीटर।
ये इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई हो गई। फीट में बात करें लंबाई चौड़ाई और गहराई की तो 39 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई और 8 फीट गहराई। अगर मीटर में बात करें तो 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई है, जलाशय की गहराई है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको बार बार सुन लेंगे या फिर आप इसको कहीं नोट कर लेंगे और बार बार देखते रहेंगे ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप याद रखेंगे। आगे इसके बारे में जानेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बना है तो इसको भी जान लेंगे कि स्नानागार के पूर्व में एक कुषाणकालीन स्तूप पाया गया है। स्नानागार जहाँ पर है उसी के पूर्व में, स्नानागार में ही पूर्व में एक कुषाणकालीन स्तूप पाया गया है। मतलब वो स्तूप जो है वो कुषाण के काल में बनाया गया था। तो एक कुषाणकालीन स्तूप है उसमें, जिसके आधार पर मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग को स्तूप टीला भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे स्तूप है इसीलिए दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कह लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है आपसे, कुषाणकालीन स्तूप सिंधु नदी घाटी सभ्यता के किस नगर में पाया गया है? तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पर है ये? दुर्ग टीले में है और इसीलिए दुर्ग टीले को हम स्तूप टीला भी कहते हैं। अगला साक्ष्य देखेंगे। अगला साक्ष्य है पुरोहित आवास। पहले हमने जान लिया कि ये स्नानागार जो है वो केंद्र में है, दुर्ग टीले के केंद्र में है। अब उस स्नानागार के उत्तर में, स्नानागार के उत्तर में 83 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा विशाल भवन है। इसी भवन को हम पुरोहित आवास के नाम से जानते हैं या मानते हैं। पुरोहित आवास की लंबाई कितनी है? 83 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 24 मीटर। यह एक विशाल भवन है और इसी को हम पुरोहित आवास कहते हैं। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से पुरोहित मूर्ति के प्रमाण तो प्राप्त होते हैं किंतु मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। मीन्स वहाँ से पुरोहित की मूर्ति तो मिली है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित माना जा सकता है, परंतु वहाँ से किसी भी प्रकार की पूजा के या किसी मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। पूजा के तो प्रमाण प्राप्त होते हैं, पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, पुरोहित के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। पुरोहित आवास को एक बार फिर से देख लेंगे। यह स्नानागार के उत्तर में, पूछा जा सकता है आपसे कि पुरोहित आवास स्नानागार की किस दिशा में है। अब चारों दिशाओं में किस दिशा में है? स्नानागार के उत्तर में है। या आपसे पूछ लिया जाए कि पुरोहित आवास की किस दिशा में स्नानागार है, तो पुरोहित आवास के दक्षिण दिशा में स्नानागार है और स्नानागार के उत्तर दिशा में पुरोहित आवास है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 83 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा विशाल भवन है और यहाँ से पुरोहित की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं किंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला जो साक्ष्य है, निर्माण है, वो है अन्नागार। स्नानागार, पुरोहित आवास, ये दोनों हमने जान लिया। अब आके देखेंगे अन्नागार, जहाँ पर अन्न का भंडारण होता है, उस भंडार को हम कहते हैं अन्नागार। अब चूंकि स्नानागार जो है वो दुर्ग टीले के केंद्र में है और इसी के पश्चिम दिशा में, इसके पश्चिम दिशा में अन्नागार स्थित है। अन्नागार स्नानागार के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसीलिए हमने पहले स्नानागार को जान लिया ताकि उसके हिसाब से हम अन्य चीज़ों की स्थिति को समझ सकें। स्नानागार के उत्तर में पुरोहित आवास है और पश्चिम में अन्नागार है। अन्नागार के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार पक्की ईंटों से बना है। हमने आपको पहले ही बताया कि इसको पक्की ईंटों की सभ्यता भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ के अधिकतर निर्माण पक्की ईंटों से हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है वो भी पक्की ईंटों से बना है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल संरचना है। मीन्स जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी संरचनाएं, जितने भी निर्माण हैं, उनमें सबसे विशाल अगर पूछा जाए तो अन्नागार है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी निर्माणों में सबसे विशाल निर्माण कौन सा है, तो वो है अन्नागार। अब इतना विशाल है तो इसकी लंबाई चौड़ाई जान लेंगे। इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। अन्नागार की लंबाई कितनी है? तो 45.71 और चौड़ाई कितनी है? तो 15.23 मीटर है। मीटर की बात करेंगे तो मीटर में है, इसको फीट में आप बदल लेंगे। मीटर की बात करते हैं तो 45.71 मीटर
लंबाई और 15.23 मीटर चौड़ाई है। और इसमें ईंटों के बने विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। मीन्स वो एक ही संरचना नहीं है, एक ही भवन नहीं, एक ही विशाल कमरा नहीं है, उसमें 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं और सभी प्रकोष्ठ जो हैं वो ईंटों से अलग अलग किए गए हैं। अर्थात ईंटों की दीवारों को बनाकर इस पूरी लंबाई चौड़ाई में 27 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। अब क्योंकि ये अन्नागार बहुत बड़ा है, जितना भी हड़प्पा सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं अन्नागार उनमें सबसे बड़ा है और यहाँ पर कई प्रकोष्ठ भी बने हुए हैं, इसीलिए विद्वानों का विचार है कि यह एक राजकीय भंडार था। मीन्स जहाँ पर जनता के कर के रूप में वसूल किया हुआ अनाज रखा जाता था, ये एक राजकीय भंडार था। और राजकीय भंडार में क्या होता है कि जनता से जो कर के रूप में अनाज वसूल किया जाता है वो रखा जाता है। तो वही था ये, ऐसा विद्वानों का मानना है। विद्वान इसको मानते हैं कि एक राजकीय भंडार था और इसमें जनता से कर के रूप में वसूल किया हुआ अनाज रखा जाता था। ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इसी प्रकार के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये तो सभी समकालीन सभ्यताएं थीं, तो इसलिए यहाँ भी इसको अन्नागार ही माना जा सकता है या माना जाएगा। यहाँ से जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार देख लेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि स्नानागार की किस दिशा में अन्नागार स्थित है, तो पश्चिम दिशा में स्थित है। स्नानागार केंद्र में है, उसके पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ से जो अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, वह कैसी ईंटों से बना है, तो पकी ईंटों से बना है। और यह मोहनजोदड़ो की या हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशालतम निर्माण है, सबसे विशालतम संरचना है। इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है और इसमें 27 प्रकोष्ठ बने हुए हैं और इसे विद्वान लोग राजकीय भंडार मानते हैं क्योंकि ऐसे ही भंडार, ऐसे ही अन्नागार मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी मिले हैं। आगे बात करते हैं सभा भवन की। एक अगला निर्माण सभा भवन था जो स्नानागार के दक्षिण दिशा में स्थित था। दुर्ग टीले के केंद्र में स्नानागार था और उसके दक्षिण दिशा में सभा भवन स्थित था। और ये कितना था, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या थी, तो इसकी लंबाई चौड़ाई या इसका क्षेत्रफल माना जाए तो 750 वर्ग मीटर में था। इसका क्षेत्रफल जो है वो 750 वर्ग मीटर है। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि सभा भवन का क्षेत्रफल कितना है, तो सभा भवन का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। अब ये समझेंगे कि सभा भवन भी बहुत बड़ी संरचना थी। इसकी माप 750 वर्ग मीटर थी। यह दुर्ग के दक्षिण की ओर स्थित 90 फीट के आकार का एक वर्गाकार भवन था। वर्गाकार अर्थात चौकोर जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब बराबर हों। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या थी, 90 फीट थी। 90 फीट लंबाई और 90 फीट चौड़ाई अर्थात 90 फीट का ये वर्गाकार भवन था। सभा भवन कहाँ स्थित था, तो दुर्ग के दक्षिण में स्थित था और ये जो था इसकी लंबाई चौड़ाई 90 फीट थी। 90 फीट लंबाई और 90 फीट चौड़ाई अर्थात 90 फीट के वर्गाकार भवन था। ये 90 फीट का वर्गाकार भवन था। अब इन चीज़ों को आप याद रखेंगे बार बार, इसीलिए हम रट रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि उसका जो क्षेत्रफल था वो 750 वर्ग मीटर था। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 90 फीट लंबा और 90 फीट चौड़ा था। क्या था, सभा भवन। इसी को सभा भवन कहा गया था। इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं। वैसे स्तंभ तो मिलेंगे नहीं, चीज़ें टूट फूट गई हैं और बिखर गई हैं, तो उनको निकालने के बाद, उनकी खुदाई होने के बाद वहाँ से 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिलते हैं, खंभों के अवशेष मिलते हैं या प्रमाण मिलते हैं। अब इसको सभा भवन क्यों माना जाता है, तो भवन के भीतर बैठने के लिए चौकियां बनाई गई थी। वहाँ जो भवन बना हुआ था, सभा भवन था, उसमें 20 चौकोर खंभों के अवशेष मिलते हैं और भवन के अंदर बैठने के लिए चौकियां बनाई गई थी, उनके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस भवन का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता था। अब जहाँ पर सभा होगी उसी को सभा भवन कहेंगे। सभा भवन के बारे में जान लेंगे। सभा भवन कैसा था, तो 750 वर्ग मीटर में बना हुआ था। लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 90 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा था और यह दुर्ग के दक्षिण की ओर स्थित था। यह एक वर्गाकार भवन था और इसमें 20 चौकोर स्तंभों या खंभों के अवशेष मिले हैं।
अर्थात इसमें कितने खंभे थे, तो 20 खंभे थे। 90 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा वर्गाकार भवन, 20 स्तंभ थे इसमें, और भवन के भीतर बैठने के लिए चौकियां बनी हुई थीं। इसके उपयोग की बात की जाए तो विद्वानों का मानना है कि इस भवन का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता था। ये तो हो गया आज का मान्य विचार, परंतु इसकी उपयोगिता के लिए विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान अपने अपने मत रखते हैं कि इसका उपयोग जो था वो क्या था। ये कई विद्वान अपने अपने मत रखते हैं कि इसका उपयोग ऐसे किया जाता था, इसका उपयोग ऐसे किया जाता था। तो उनको हम जान लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सभा भवन को किसने बाजार कहा, किसने बौद्ध मंदिर कहा, या ऐसा पूछा जाता है। तो उसको हम जान लेंगे कि किसके अनुसार ये क्या था। अर्नेस्ट मैके के अनुसार देखेंगे तो अर्नेस्ट मैके के अनुसार यह एक बाजार लगाने का स्थान था। अर्थात अर्नेस्ट मैके ने माना कि यह एक बाजार वाला स्थान था, यहाँ बाजार लगता था। जो सर्वमान्य विचार है वो ये है कि एक सभा भवन था और यहाँ पर सार्वजनिक सभाएं होती थीं। लेकिन अर्नेस्ट मैके की माने तो उनके अनुसार यह बाजार लगाने का स्थान था, यहाँ पर बाजार लगता था। आगे देखेंगे जॉन मार्शल के अनुसार यह एक बौद्ध मंदिर था। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, उनके अनुसार यह एक बौद्ध मंदिर था। अब ये मैं आपको बार बार इसलिए रट रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें। आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन मार्शल यह कौन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक कौन था, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे जॉन मार्शल। और इन्हीं के नेतृत्व में 21 और 22 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने करवाई थी। उन्हीं जॉन मार्शल के अनुसार यह एक बौद्ध मंदिर था। अर्थात जॉन मार्शल इसको एक बौद्ध मंदिर मानते हैं, वो इसे सभा भवन नहीं मानते, इसे एक बौद्ध मंदिर मानते हैं। अर्नेस्ट मैके इसको बाजार मानते हैं और जॉन मार्शल इसको बौद्ध मंदिर मानते हैं। आगे मार्टिमर व्हीलर की बात करेंगे। तो ये मार्टिमर व्हीलर वही हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के समय का सबसे अच्छा आकलन किया था। हड़प्पा की खुदाई में सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। मार्टिमर व्हीलर की बात करें तो इनके अनुसार ये एक सभा भवन था। ये इसको एक सभा भवन ही मानते हैं और इन्हीं का मत है जो सर्वमान्य है। आगे देखेंगे के.एन. दीक्षित के अनुसार यह एक धर्म चर्चा का स्थान था। के.एन. दीक्षित जो कि एक पुरातत्वविद हैं, उनके अनुसार या वे मानते हैं कि यह एक धर्म चर्चा का स्थान था। तो देख लेंगे अर्नेस्ट मैके के अनुसार बाजार था, जॉन मार्शल के अनुसार बौद्ध मंदिर था, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार यह एक सभा भवन था और के.एन. दीक्षित के अनुसार यह एक धर्म चर्चा का स्थान था। अब बात करते हैं यहाँ से प्राप्त होने वाले अगले साक्ष्य के बारे में। तो यहाँ से प्राप्त होने वाला अगला जो सबसे मुख्य साक्ष्य है, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, वो है पशुपति शिव की मुहर। एक मुहर है जिस पर पशुपति शिव बने हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे 3 मुखी पुरुष देवता की आकृति अंकित है। ध्यान देंगे, एक मुहर है, मोहनजोदड़ो से जो खुदाई में प्राप्त हुई है, एक मुहर है जिस पर एक चित्र बना हुआ है। चित्र कौन सा है? चौकी पर उसमें बना हुआ है कि चौकी पर पद्मासन मुद्रा में एक पुरुष देवता बैठे हुए हैं जो 3 मुखी हैं, जिनके 3 मुख हैं। इस दृश्य को समझेंगे, इस चित्र को समझेंगे, इस सिक्के पर या मोहर पर बने हुए चित्र को समझेंगे कि उस पर एक चौकी बनी हुई है और चौकी पर पद्मासन मुद्रा में एक पुरुष देवता बैठे हुए हैं और उनके 3 मुख हैं, ऐसा अंकित है उस पर। और उन पुरुष देवता के 3 मुखी पुरुष देवता के दाहिनी तरफ, ध्यान देंगे, दाहिनी तरफ बाघ और हाथी है तथा बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है। उसी मोहर पर ही, उसी चित्र में ही उस पद्मासन मुद्रा में बैठे 3 मुखी पुरुष देवता के दाहिनी तरफ बाघ और हाथी बने हुए हैं और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा बना हुआ है। साथ ही साथ पैर के नीचे 2 हिरण बने हुए हैं और उनमें से एक हिरण जो है वो सुरक्षित अवस्था में है और दूसरा हिरण खंडित अवस्था में है। इसी को हम पशुपति देवता के नाम से भी जानते हैं और जॉन मार्शल इसे प्राक शिव कहते हैं, या जॉन मार्शल ने इसे प्राक शिव की संज्ञा दी है, प्राक शिव का नाम दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे कि पशुपति शिव की मुहर क्या है। अगर पूछा जाए पशुपति शिव की मुहर क्या है, कैसी है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएं तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर चौकी पर पद्मासन मुद्रा में
तीन मुखी पुरुष देवता की आकृति बनी हुई है। कैसे? एक पुरुष देवता है, जो पुरुष देवता हैं और उनको तीन मुख हैं, उनके तीन मुख हैं और वो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, एक चौकी पर बैठे हुए हैं। इतना पूरा उस मुहर पर बना हुआ है और उसी में मुहर पर ही बना हुआ है कि उनके दाहिनी तरफ बाघ और हाथी हैं। बाघ और हाथी उनके दाईं तरफ बने हुए हैं और बाईं तरफ की बात करें तो गैंडा और भैंसा है। दाईं तरफ बाघ और हाथी, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा है। पैर के नीचे दो हिरण बने हुए हैं। उसी मुहर पर ही पशुपति देवता के पैर के नीचे दो हिरण बने हुए हैं और उन हिरणों में से एक तो सुरक्षित है और एक खंडित अवस्था में है। और इस मुहर पर बने इस चित्र को हम पशुपति देवता के रूप में जानते हैं। इस चित्र को या इस मुहर पर बने हुए देवता को जॉन मार्शल ने प्राग शिव की संज्ञा दी है, प्राचीन शिव की संज्ञा दी है। अगले साक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो वो है योगी की मूर्ति। वहाँ से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे योगी की मूर्ति माना जाता है, तो उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये सेल खड़ी से बना हुआ है। सेल खड़ी की बनी हुई 25 सेंटीमीटर ऊंची मानव धड़ को योगी की मूर्ति कहा जाता है। ध्यान देंगे, योगी की मूर्ति जो है, जिसे हम योगी की मूर्ति के नाम से जानते हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है हमारे लिए कि योगी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है। मिट्टी से बनी हुई है, मृण मूर्ति है, या कांस्य मूर्ति है, या मोम की मूर्ति है, या कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पर आपको बताना है कि सेल खड़ी। वहाँ पर आपको सही विकल्प क्या चुनना है? सेल खड़ी की बनी हुई है। योगी की मूर्ति जो है वो सेल खड़ी की बनी हुई है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है? ये कितनी ऊंची है? योगी की मूर्ति या मानव धड़ जो प्राप्त हुआ है योगी के रूप में, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। योगी की मूर्ति सेल खड़ी की बनी हुई 25 सेंटीमीटर ऊंची मानव धड़ की मूर्ति है। मूर्ति में योगी को दाहिने कंधे के नीचे से बाएं कंधे के ऊपर की तरफ त्रिपतिया अलंकारिक साल ओढ़े हुए दिखाया गया है, साल लिए हुए दिखाया गया है। ध्यान देंगे, उनको ऐसे दिखाया गया है कि वो एक साल लिए हुए हैं, एक साल जो ओढ़ा जाता है, साल लिए हुए हैं और उस साल पर त्रिपतिया, तीन पत्तियों वाली एक डिजाइन बनी हुई है। त्रिपतिया मतलब तीन पत्तियों वाली एक डिजाइन बनी हुई है। सामान्यतः आप लोग समझ सकते हैं, तीन पत्तियों की एक डिजाइन बनी हुई है। उस पर एक डिजाइन में कई डिजाइंस बनी हुई हैं, तो तीन पत्तियों वाली कई डिजाइन बनी हुई है, उसे त्रिपतिया डिजाइन कहेंगे। वो साल दाहिने कंधे के नीचे है और बाएं कंधे के ऊपर है, अर्थात बाएं कंधे के ऊपर से होकर दाहिने कंधे के नीचे की तरफ जाकर दिखाई गई है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, किस पदार्थ से बनी हुई है और उस साल पे कौन सा डिजाइन बना हुआ है। तो त्रिपतिया डिजाइन बना हुआ है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति ऐसी प्राप्त हुई है जो अलंकारिक साल ओढ़े हुए है। तो अलंकारिक साल ओढ़े हुए जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसे हम योगी की मूर्ति कहते हैं। आगे उस मूर्ति की और विशेषताएं जानेंगे। तो मूर्ति में वर्गाकार दाढ़ी दिखाई गई है, मीन्स चौकोर दाढ़ी दिखाई गई है। जो दाढ़ी है, उसमें जो दाढ़ी बनी हुई है वो वर्गाकार है। उस मूर्ति में, जिसे हम योगी की मूर्ति कहते हैं, जो सेल खड़ी की बनी हुई 25 सेंटीमीटर ऊंची मानव धड़ की मूर्ति है, उसमें जो दाढ़ी बनाई गई है वो वर्गाकार है, मीन्स चौकोर है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि योगी की दाढ़ी कैसी है? तो वर्गाकार है। योगी की दाढ़ी चौकोर है या वर्गाकार है? बाल पीछे की तरफ सीधे सीधे कंघी की गई है, मीन्स पीछे की तरफ सीधे बनाए गए हैं, अर्थात ऐसे दिखाया गया है जैसे पीछे की तरफ सीधे कंघी की गई हो। तो बाल पीछे की तरफ बनाए गए हैं और हेयर बैंड लगा हुआ है, बस बालों को रोकने के लिए आधे पर जाकर, सर के आधे पर जाकर हेयर बैंड जैसी संरचना बनी हुई है, अर्थात हेयर बैंड लगा हुआ है। बालों को संयत रखने के लिए, उनको रोक कर रखने के लिए हेयर बैंड जैसा संरचना बनी हुई है, लगा हुआ है। और इसीलिए इस मूर्ति को कलात्मक केश विन्यास युक्त मूर्ति भी कहा जाता है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कलात्मक केश विन्यास युक्त मूर्ति या कलात्मक केश विन्यास वाली मूर्ति जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो योगी की मूर्ति के नाम से जानी जाती है। या कलात्मक केश विन्यास वाली मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। किस चीज़ से बनी है? तो सेलखड़ी से बनी है। यहाँ से कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न यहीं से आपको मिलेंगे। सारे प्रश्न आपको इन वीडियोस से, जो भी वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको नोट्स दे रहे हैं, इनसे आपको लगभग सारे प्रश्न मिल जाएंगे। लगभग आपको 95 प्लस
परसेंटेज में प्रश्न मिल जाएंगे। अगर देखा जाए तो लगभग 120 तक प्रश्न भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसी में से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लिया योगी की मूर्ति डायरेक्टली नहीं पूछता है, ये पूछ लेता है कि कलात्मक केस विन्यास युक्त मूर्ति की लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है। तब आपको ध्यान देना होगा कि ये कलात्मक केस विन्यास किसका था, योगी की मूर्ति का था। तो योगी की मूर्ति कितनी ऊंची है, 25 सेंटीमीटर ऊंची है। किस चीज़ की बनी हुई है, तो सेलखड़ी की बनी हुई है। तो ऐसे घुमा घुमा कर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वहीं से पूछे जाते हैं लेकिन घुमा कर पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। इस मूर्ति की एक और विशेषता है कि इस मूर्ति में योगी की मूछें नहीं दिखाई गई हैं। बाल पीछे की तरफ कॉम्ब किए गए हैं, कंघी किए गए हैं और हेयर बैंड लगा हुआ है। दाढ़ी वर्गाकार है, केस विन्यास जो है वो कलात्मक है, पर मूछें नहीं दिखाई गई हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूछें कैसी हैं, नहीं हैं, तो मूछें नहीं दिखाई गई हैं। अगली चीज़ जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुई, वो एक मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति जिसको हम कहते हैं, डांसिंग गर्ल कहते हैं, नर्तकी की मूर्ति कहते हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से कांसे से बनी एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। यहाँ से कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। अब यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नर्तकी की मूर्ति किस चीज़ से बनी है, किस धातु से बनी है, तो कांसे से बनी है। ध्यान देंगे आप, कांसे से बनी हुई है। नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनी हुई है। आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न बार बार घुमा कर मिलेगा और कई बार पूछा गया है, हर परीक्षा में लगभग पूछा गया है। तो ध्यान देंगे इसको कि कांसे से बनी हुई है, नर्तकी की मूर्ति कांसे से बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ये भी प्रश्न बना है और कई बार बना है। तो इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ से एक एक लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी लाइनें पूछी गई हैं, सभी लाइनें प्रश्न बना है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, या मोहनजोदड़ो से प्राप्त या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, तो 10.5 सेंटीमीटर है। आगे देखेंगे, इस मूर्ति को मानव निर्मित प्रथम धातु मूर्ति माना जाता है। मीन्स इससे पहले कि कोई धातु मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इस मूर्ति को मानव निर्मित प्रथम धातु मूर्ति माना जाता है। यह मूर्ति 1926 में अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी। खुदाई के दौरान वहाँ पर अर्नेस्ट मैके को 1926 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। 1922 में इसकी खुदाई शुरू हुई थी और उसके 4 सालों बाद 1926 ईस्वी में मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। वो मूर्ति किसको प्राप्त हुई थी, वो मूर्ति प्राप्त हुई थी अर्नेस्ट मैके को। अब यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं कि यह किस तकनीक से बनाई गई थी, तो लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी या लास्ट मोम तकनीक से बनाई गई थी। इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है और वो बाद में पिघल कर बाहर निकल जाती है, तो उसी का प्रयोग किया था। पहले मोम से मूर्ति का ढांचा बनाया जाता है, फिर उसको सांचे में ढाला जाता है, फिर उसमें धातु डाली जाती है, तो मोम पिघल कर बाहर निकल जाती है और धातु की संरचना बन जाती है, मूर्ति बन जाती है। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये जानेंगे कि इसको लास्ट मोम तकनीक से बनाया गया है। अब ये मूर्ति कैसी है, तो इस मूर्ति में नर्तकी का दायां हाथ कमर पर है। मूर्ति में नर्तकी का दायां हाथ कमर पर है और बायां हाथ पैरों पर टिका है। दायां हाथ कमर पर है और बायां हाथ पैरों पर टिका हुआ है। अभी लास्ट में हम इस मूर्ति का एक पिक्चर आपको दिखा देंगे ताकि आपको ये याद रहे, आपको ये भूले नहीं। इस मूर्ति को हम अभी आपको दिखा देंगे। तो इस मूर्ति के बारे में जानेंगे और जानेंगे। मूर्ति में नर्तकी का दायां हाथ कमर पर है, जबकि बायां हाथ पैरों पर टिका है और हाथ चूड़ियों से भरा है। उस नर्तकी का उस मूर्ति में हाथ जो है वो चूड़ियों से भरा है। इस मूर्ति को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है डांसिंग गर्ल। इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे नर्तकी की मूर्ति पूछा जाए एग्जाम में या डांसिंग गर्ल पूछा जाए, दोनों एक ही चीज़ है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न बनता है कि ये इस समय कहाँ संग्रहित है। खुदाई के बाद वहीं तो छोड़ी नहीं जाएगी, उसको कहीं संग्रहित किया जाएगा। तो इस समय नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। जो यहाँ से प्रमुख प्रश्न बनेगा वो ये है कि डांसिंग गर्ल मूर्ति
या नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी, कांसे की बनी हुई, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर थी, वह इस समय कहाँ संग्रहित है? तो इस समय वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये सभी चीज़ें तो मुख्य मुख्य चीज़ें थी जिनके बारे में डिटेल में पूछा जाता है, तो इनको आप जान लेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई चीज़ें प्राप्त हुई थी, उनको देखेंगे कि इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ प्रमुख साक्ष्य निम्नलिखित हैं, उनको देख लेंगे हम। यहाँ से अन्य जो कलात्मक साक्ष्य प्राप्त हुए थे उनमें से अब देखेंगे मनुष्य। अब मनुष्य में नर नारी दोनों हैं, पुरुष और स्त्री दोनों हैं, तो दोनों के पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, आप समझेंगे इसको। मृण मूर्तियां का अर्थ होता है मिट्टी की मूर्तियां। एग्जाम में मिट्टी की मूर्ति भी लिख सकता है और अधिकतर मृण मूर्ति लिखी होती है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां। तो यहाँ से मनुष्यों की, या चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों की और पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। पूछा जा सकता है कि यहाँ से पुरुषों और स्त्रियों की, या केवल स्त्री की पूछ लिया जाए कंफ्यूज करने के लिए, या केवल पुरुष की पूछ लिया जाए कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ से पुरुष की मूर्ति मिली है कि नहीं मिली है, या यहाँ से स्त्री की मृण मूर्ति मिली है कि नहीं मिली है, तो दोनों मिले हैं। यहाँ से पशु पक्षियों के भी मृण मूर्तियाँ मिली हैं। आगे देखेंगे एक विशेष चीज है कि छोटे सिंग वाले बलिष्ठ वृषभ की मृण मूर्ति मिली है। यहाँ से छोटे छोटे सींग वाले, श्रृंग मतलब सींग, जानवर की जो सींग होती है उसे श्रृंग भी कहते हैं, तो छोटे सींग वाले बलिष्ठ वृषभ, वृषभ मीन्स बैल, बैल की मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति मीन्स मिट्टी की मूर्ति। अब ये क्यों विशेष है? क्योंकि ये समस्त मृण मूर्तियों में सर्वाधिक कलात्मक है। ध्यान देंगे इसको कि यहाँ से एक छोटे सिंग वाले बलिष्ठ वृषभ की, हृष्ट पुष्ट वृषभ की मृण मूर्ति मिली है। इसी को कई तरह से बोला जा सकता है, कई तरह से पूछा जा सकता है, तो इसको आप शब्दों के जाल में नहीं फंसेंगे, इसको आप ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे कि छोटे श्रृंग वाले बलिष्ठ वृषभ की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो समस्त मिट्टी की मूर्तियों में सबसे कलात्मक है या सबसे सुंदर है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से चूना पत्थर की बनी भेड़ तथा हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है। यहाँ से एक और चीज जो मिली है वो क्या है? मोहनजोदड़ो से चूना पत्थर की बनी, किस पत्थर की बनी? चूना पत्थर की बनी भेड़ तथा हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है। एक तरफ से भेड़ दिख रही है, दूसरी तरफ से हाथी दिख रही है, तो इसको भी कई तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जाता है कि भेड़ तथा हाथी की संयुक्त मूर्ति किस पदार्थ से बनी है, किस धातु से बनी है, तो आप बताएंगे कि वहाँ पर दे देगा मिट्टी से बनी हुई है, चूना पत्थर से बनी हुई है, खड़िया पत्थर से बनी हुई है, या लाल पत्थर से बनी हुई है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है, या फिर सेलखड़ी से बनी हुई है, कांस्य से बनी हुई है, आयरन से बनी हुई है। अब आप उसमें क्या चुनेंगे कि ये किस चीज़ से बनी हुई है? तो मोहनजोदड़ो से चूना पत्थर की बनी, चूना वाला पत्थर जो होता है उससे बनी एक हाथी और भेड़ की संयुक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे यहाँ से कुम्हारों के 6 भट्ठे प्राप्त हुए हैं। कुम्हार मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उसे पकाते हैं, तो उन्हीं को हम कुम्हार कहते हैं। तो कुम्हारों के 6 भट्ठे, भट्ठे मीन्स जहाँ पर वो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं और उनको जिस स्थान पर रखकर पकाते हैं, आग में सेक कर उसको मजबूत करते हैं, उसी को भट्ठा कहा जाता है। तो कुम्हारों के 6 भट्ठों के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जहाँ पर लगातार आग जलाई जाती है, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो जल जाती है और मजबूत हो जाती है, तो उसके भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कुम्हारों के 6 भट्ठों के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। अगला जो चीज़ है वो है हाथी का कपालखंड। यहाँ से हाथी के कपालखंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है गले हुए तांबे का ढेर, क्योंकि यहाँ तांबे से चीज़ें बनाई जाती थीं, कांसा भी बनाया जाता था, तो यहाँ से जहाँ पर वो कार्य होता था वहाँ पर तांबा गिरेगा, कांसा गिरेगा और उसके ढेर बनेंगे, तो गले हुए तांबे का ढेर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अर्थात यहाँ पर तांबे का कार्य होता था और इसी वजह से यहाँ पर पिघले हुए तांबे गिरते थे, जिसका ढेर बना हुआ था और वो हमें प्राप्त होता है। अगली जो चीज़ प्राप्त होती है वो है सीपी की बनी हुई पटरी। पटरी मीन्स स्केल, जिससे हम किसी चीज़ की नाप लेते हैं, वो चीज़। तो सीपी की बनी हुई, सीपी एक प्रकार का जीव का खोल है, उससे बनी हुई पटरी के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगली चीज़ है गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य।
अब यहाँ से गीली मिट्टी पर कपड़े पड़े होने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे गीली मिट्टी पर अगर हम कपड़े से दबा दें तो वहाँ पर कुछ संरचनाएं बन जाती हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके भी प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अगली जो चीज़ है वो चूहेदानी। यहाँ से चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक चूहेदानी मिली है, उसका भी साक्ष्य मिला है, जिसमें चूहे पकड़ने का काम लिया जाता था। अगली जो चीज़ है वो है मिठाई बनाने का सांचा। उस समय भी मिठाइयों का निर्माण होता था, तो मिठाई बनाने के लिए सांचे का प्रयोग किया जाता था और उस सांचे के साक्ष्य भी मिले हैं। तो अगली जो चीज़ है वो है मिठाई बनाने के सांचे का प्रमाण। अगला साक्ष्य है एक मोहर, जिस पर नाव का अंकन है। यहाँ से मोहरों के भरपूर मात्रा मिली है, कई सारी मोहरें मिली हैं, बहुत सारी मोहरें मिली हैं। तो उसमें से एक मोहर मिली है जिस मोहर पर नाव बनाया हुआ है, नाव का अंकन है, उस मोहर पर नाव छपी हुई है। नाव मीन्स बोट, पानी में चलाने वाली नाव, वो छपी हुई है। तो एक मोहर यहाँ से ऐसी भी मिली है जिस पर नाव का अंकन है। आगे एक और मोहर की बात करेंगे। एक मोहर जिस पर वृक्ष के तने से निकलते हुए, वृक्ष के तने से निकलते हुए मोटे भाग से, जो वृक्ष का निचला मोटा भाग होता है, जड़ के ऊपर का भाग, तो वृक्ष के तने से निकलते हुए दो एक श्रृंगी पशुओं को, दो एक श्रृंगी पशु मतलब पशु दो हैं और उनकी सींगे क्या है, एक एक हैं। दोनों पशुओं की सींगे जो हैं वो एक एक हैं, अर्थात एक श्रृंगी पशु को दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक श्रृंगी पशु की कल्पना की गई थी। उस समय हो सकता है वास्तव में वह रहते हो रहे हों या न रहते रहे हों, जैसा भी रहा हो। वैसे ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है जहाँ से एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य मिला हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है आज तक। लेकिन हो सकता है उस समय रहा हो या न रहा हो, वो लोग उसकी कल्पना करते रहे हों, उसको बहुत पवित्र मानते थे, एक पवित्र जीव या पवित्र पशु मानते थे। तो उसके भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। वो कैसे मिले हैं? एक मोहर है जिस पर वृक्ष के तने से दो एक श्रृंगी पशु निकलते हुए दिखाए गए हैं। आगे एक और मोहर के बारे में जानेंगे। एक मोहर जिस पर एक अर्धमानव आकृति को दो भागों से लड़ते हुए दिखाया गया है। अर्धमानव आकृति मीन्स मानव की जो आकृति वो आधी ही है, अर्धमानव आकृति है जिसको दो भागों से लड़ते हुए दिखाया गया। व्याघ्रों से, व्याघ्र भी लिखा आ सकता है एग्जाम में या बाघ भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। क्लास आपकी बड़ी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको हम पूरा कर लेंगे। 4-5 मिनट और लगेगा। इसी क्लास को हम चाहें तो आपका टाइम पास करवाने के लिए 2-3 क्लास बना सकते हैं चीज़ों को, लेकिन उसमें आपके समय का नुकसान होगा। पूरा मोहनजोदड़ो हम एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। वैसे आप कहीं भी देखेंगे वीडियोस या किसी भी पेड संस्थान में भी देखेंगे तो इन चीज़ों को एक दिन में नहीं पढ़ाया जाता है। पूरे 1 घंटे या 50 मिनट की क्लास कोई लेता ही नहीं है, भले ही आपने कितने भी पैसे पे किए हों। पर यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पूरी संतुष्टि मिले, आपको एक ऐसा मैटर मिले जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो और आपकी परीक्षा में सफलता के लिए संपूर्ण हो। बस आपसे एक आग्रह है कि अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि इस वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ें और मैं पूरी तरह से लगकर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा सकूं। आगे एक साक्ष्य और बचा हुआ जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है मोहनजोदड़ो की सड़कें। मोहनजोदड़ो में जो सड़कें पाई गई हैं वो काफ़ी विशेष थी, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेंगे। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी होती थी। ये जो सबसे मुख्य सड़क होती थी, सबसे चौड़ी सड़क होती थी, वो 33 फीट चौड़ी होती थी, काफ़ी चौड़ी होती थी। आप समझ सकते हैं 33 फीट कितना होता है। तो उस समय भी 33 फीट चौड़ी सड़क होती थी। कहाँ होती थी? मोहनजोदड़ो में। आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी होती थी, तो वो थी 33 फीट। अब इसकी चौड़ाई और इसकी विशेषता को देखते हुए पुरातत्वविदों ने इसको राजपथ कहा है। ये तो हो गई सबसे चौड़ी सड़कें। इसके बाद भी जो अन्य सड़कें होती थी उनमें अन्य सड़कों की जो चौड़ाई थी वो थी 9 फीट। 9 फीट से लेकर 12 फीट तक अन्य जो सड़कें होती थी उनकी चौड़ाई 9 फीट से 12 फीट तक होती थी। और घरों के बीच में जो गलियां होती थी उनकी चौड़ाई 4 फीट होती थी। मुख्य सड़कों की चौड़ाई 33 फीट, अन्य सड़कों की चौड़ाई 9 से 12 फीट और घरों के बीच में जो गलियां होती थीं उनकी चौड़ाई 4 फीट होती थी।
ये सभी सड़कें जो थी वो कच्ची बनी हुई थी, कच्ची थी अर्थात मिट्टी की बनी हुई थी। इनमें किसी भी प्रकार की ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। ये रास्ते जो थे, सभी रास्ते पूरी तरह से कच्चे थे। इनके समानांतर नालियां बनी होती थी, इन सड़कों के समानांतर घरों की नालियां बनी होती थीं और ये नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थीं। रास्ते कच्चे होते थे, लेकिन नालियां जो इनके समानांतर बनी होती थीं वो पक्की ईंटों से बनी होती थीं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में या मोहनजोदड़ो से प्राप्त नालियों के साक्ष्य जो हैं उनमें किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ से प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यदि आपके मन में ये प्रश्न बन रहा है कि ये सब चीज़ें कला से कैसे संबंधित हैं, तो स्थापत्य कला के अंतर्गत इमारतों का निर्माण ही आता है। मंदिरों का निर्माण, इमारतों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, यही सब आता है। तो ये भी एक कला का उदाहरण है या कला के साक्ष्य हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ये सारी चीज़ें आपके कला के सिलेबस से ही जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से देख लेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सड़कें हैं उनमें सबसे मुख्य सड़क जो है वो 33 फीट चौड़ी है। इसे राजपथ भी कहा जाता है। पुरातत्वविद इसे राजपथ मानते हैं। अन्य सड़कों की बात करें तो 9 फीट से लेकर 12 फीट तक होती थी चौड़ाई। गलियों की बात करें तो 4 फीट चौड़ाई होती थी। और सभी सड़कें जो होती थी वो कच्ची मिट्टी के बने होते थे या कच्चे बने होते थे। जबकि नालियाँ जो इसके समानांतर बनी होती थीं वो पक्की ईंटों से बनी होती थीं। और प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते थे। मोहनजोदड़ो से कला के जितने भी प्रमुख साक्ष्य थे उनके बारे में हमने जान लिया। अगली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थानों के बारे में जानेंगे, वहां से प्राप्त कला के साक्ष्यों के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।